एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 38 में हमने सीखा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। आज के इस लेक्चर में या लेक्चर नंबर 39 में हम सीखने जा रहे हैं मेथड नंबर 3, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। ये कौन सा मेथड है? ये मेथड है मेजरिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। तो पहला मेथड हमने पढ़ा था जो था परसेंटेज या रेशो मेथड। दूसरा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 38 में पढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और आज के इस लेक्चर में लास्ट मेथड हम सीखने जा रहे हैं वो है पॉइंट मेथड या फिर उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 39। प्रोफेसर मार्शल, आई होप आपको इनका नाम अब याद हो गया होगा, has developed another method to measure elasticity of demand। प्रोफेसर मार्शल ने ही इस मेथड को भी बनाया which is known as point method। कौन सा मेथड? पॉइंट मेथड या फिर और ज्योमेट्रिक मेथड। अब आप ज्योमेट्री बोलते हैं तो आपको याद रखना है, आपको कर्व बनेगा, कोई लाइन आएगा, कोई डायग्राम होगा, कोई एक्स एक्सिस होगा, कोई वाई एक्सिस होगा, वहाँ पे कोई कर्व बनता हुआ आपको दिखेगा। कोई किसी भी तरीके का कोई कर्व, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो नॉन लीनियर हो, आपको कर्व बनकर दिखेगा। The ratio method and total outlay method are unable to answer the elasticity of demand at given point on the demand curve। यानी प्रीवियस दो मेथड जो हमने सीखे, रेशियो मेथड और फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। रेशियो मेथड या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम एक डायग्राम के थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर नहीं कर पाते थे, शो नहीं कर पाते थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने तीसरा मेथड बनाया, वो है पॉइंट मेथड या फिर कह लीजिए ज्योमेट्रिक मेथड। इज इट क्लियर एवरीवन? ज्योमेट्रिक मेथड क्लियर हो गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आपके पास? Okay. At any point on the demand curve, elasticity of demand is measured with the help of the following formula। अब आपको क्या करना है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना है, लेकिन अब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कर्व के माध्यम से, यानी डायग्राम के माध्यम से, डायग्राम की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो डायग्राम की मदद से, ग्राफ की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे देखते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट मेथड से कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही किया है, लेकिन पॉइंट मेथड से किया। ठीक है, कैसे किया है? कर्व बिलो गिवन पॉइंट, कर्व बिलो द गिवन पॉइंट दैट इज एल। लोअर पार्ट, लोअर पोर्शन को एल कहेंगे। ये एल क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। लोअर पोर्शन अभी आपको याद रखना है, कर्व के नीचे का हिस्सा, नीचे का भाग कहलाएगा लोअर पोर्शन, लोअर पार्ट। एंड अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ऊपर का हिस्सा कहलाएगा अपर सेगमेंट, नीचे का हिस्सा कर्व का कहलाएगा लोअर सेगमेंट। कौन से कर्व का? चलिए आगे देखते हैं। डिमांड कर्व कैन बी आइदर विद लीनियर और नॉन लीनियर एज शोन। तो सबसे पहले आपको नॉन लीनियर बोल के दिखाते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं नॉन लीनियर डिमांड कर्व। ठीक है, अब इसी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, इसके नीचे वाला जो होगा वो होगा लोअर सेगमेंट, इसके ऊपर वाला होगा वो होगा अपर सेगमेंट। ठीक है, तो आपका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। जो लोअर पार्ट है आपको ऐसा याद रखना है, जो लोअर पार्ट है वो ऊपर है, जो अपर पार्ट है वो नीचे है। ठीक है, तो पॉइंट इसमें दो मेथड है। ठीक है, पॉइंट मेथड में दो मेथड। सबसे पहले लीनियर। अब लीनियर अभी हम सीखा कि ज्योमेट्रिक मेथड में डिमांड कर्व बनाया जाएगा, कर्व बना के उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब कर्व ऑब्वियसली दो तरीके की होगी, या तो स्ट्रेट होगी, जब स्ट्रेट होगी तो लीनियर उसे कहेंगे, याद रखेंगे आप लोग। जब डिमांड कर्व स्ट्रेट होगी, जो कि रियलिटी में नहीं होती है, बस हमने अपने सहूलत के लिए, अपने एक्सप्लेनेशन के लिए, अपनी आसानी के लिए हमने उसको एग्जैक्टली इस तरीके का बना लिया। लेकिन आपको याद रखना, कभी भी डिमांड कर्व वैसे ही एग्जैक्टली नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर डिमांड कर्व अगर होगी तब, when the demand curve is linear, that is straight line, obviously आपको समझ में आएगा लीनियर का मतलब straight line, we extend the demand curve to meet
द वाई एक्सिस एट ए एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाई एक्सिस पे पॉइंट ए आपने बना दिया एंड पॉइंट बी आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट बी दिख रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस पे पॉइंट ए हमने अपना डिमांड कर्व बनाया और ए बी पॉइंट पुट अप कर दिया हमने, ठीक है। हाँ, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एट एक्स एक्सिस इज जीरो। प्राइस इलास्टिसिटी एक्स पे कितना है, जीरो। ऑब्वियसली इसी पे हम चल रहे हैं तो इलास्टिसिटी इसकी बात कर रहे हैं, ये पॉइंट कितना है, जीरो है। ऑफ द डिमांड विल बी एट डिफरेंट पॉइंट। अब आपको पता है वो डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग इलास्टिसिटी होगी। जहाँ पे ई डी इज ग्रेटर देन 1, आपको याद है ई डी इज इक्वल टू 1, आपको ये भी मतलब पता है, आपको ई डी इज ग्रेटर देन 1, ये लोअर देन 1, ई डी इज ग्रेटर देन 1 एंड ई डी इज इनफिनाइट। आपको सभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम याद रखने। इसे क्या कहेंगे, यूनिटरी कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक कहेंगे। बस आपको यही नाम याद रखना है। अलग अलग मेथड के अलग अलग सिंबल के हिसाब से आपको नाम पहचानना है, ठीक है। बस इतना आपको क्लियर कर लेना है ज्योमेट्रिक मेथड में। तो लीनियर डिमांड कर्व के बारे में अभी जो हमने डायग्राम बनाया है बस इसको एक्सप्लेन करना है कैसे। लेट अस अज्यूम दैट द ए बी इज अ डिमांड कर्व। अभी आप भी कौन सी पॉइंट की बात करें, ए है और ये बी है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। डिमांड कर्व एंड द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। अगर इस पूरे डिमांड कर्व का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर होगा तो point elasticity at various point on a linear demand curve can be measured as follows, ठीक है। तो अगर वो 4 जो था 8 सेंटीमीटर्स, हमने 8 सेंटीमीटर्स को भी अपने कैलकुलेशन में यूज करना है। एट पॉइंट पी, इस पी के बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट पी। इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज P इज इक्वल टू PB। PB मीन्स लोअर सेगमेंट, याद है आपको P और B ये क्या है, लोअर सेगमेंट है। फिर इसके ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, PA होगा अपर सेगमेंट। फॉर्मूला याद है आपको, इलास्टिसिटी का कैसे निकालेंगे, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या था, ये P और ये B पार्ट, ये था लोअर सेगमेंट। फिर ये A और यहाँ तक भी ये क्या है, इसका आपका अपर सेगमेंट है। क्लियर एवरीवन। तो ऑब्वियसली जब 8 सेंटीमीटर्स है और हमने इसको बीच पार्ट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 लिया है, तो ऑब्वियसली जब 8 को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया है तो ये 4 है और ये भी 4। तो PB का जो डिस्टेंस है वो भी 4 सेंटीमीटर्स है और AP का जो डिस्टेंस है वो भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 4 इंटू 4 कैंसिल किया, यू विल गेट 1। तो इलास्टिसिटी का आंसर कितना आ गया, 1। किस तरह से प्रूव हुआ, देखो यहीं से हमने शुरू किया था, इस पॉइंट से शुरू किया तो इलास्टिसिटी का इसी तरीके से आंसर आ गया, ठीक है। पांचों पॉइंट को इसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। अब एट पॉइंट पी ए, जहां पे पी ए की बात कर रहे हैं, पी ए की जरा पहले देख लीजिए। ऑब्वियसली हम ज्योमेट्रिक मेथड कर रहे हैं तो पूरा कैलकुलेशन इसी तरीके के ग्राफ से ही आएगा, इसी डायग्राम से ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट P1 के बारे में। P1 आपको कहाँ दिख रहा है, P1 यस, P1 इज हियर, जहाँ पे ED इज लेसर देन 1, ये बात आपको याद रखना। अब आपको सेंटीमीटर से याद है, उसकी लेंथ याद है, उस कर्व की ए बी की लेंथ आपको याद है, यस। अब आपने क्या किया, फॉर्मूले में पुट अप कर दिया। सेगमेंट कौन सा लिया आपने, सेगमेंट ये वाला लिया, ये है लोअर सेगमेंट, ये है पूरा 8 सेंटीमीटर और ये है अपर सेगमेंट। तो आप देख पा रहे हैं अब इस पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, अब हम इस पॉइंट पे नहीं है, अब हम इस पॉइंट पे। तो ऑब्वियसली ये 8 था तो, और ये होगा इस पूरा पोर्शन 4, इस 4 को भी आधा घेर दिया है। अब ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक 4 था ना, ये पूरा सीक्वेंस 4 था, अब इस 4 को भी हमने आधा किया तो ऑब्वियसली ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 2, ठीक है। तब ये मिला के, ये दो मिला के आपने देखा कि पूरा टोटल हुआ वो 8 हुआ, ठीक है। तो हम इस बचे हुए सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी PB के बारे में बात कर रहे हैं, PB के बारे में, P1B के बारे में, सॉरी ये P1 है, आप देख पा रहे हैं ग्राफ में, देख लीजिए अच्छे से, ये जो है वो P1 है, ठीक है। P1B
और अपर सेगमेंट क्या है इसका, अपर सेगमेंट है इसका P1A, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पूरा का सेगमेंट, ये पूरा सेगमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पोर्शन क्या है, PA है, P1 है, सॉरी P1, ठीक है, ये P1 है, P नहीं है P1, ये पॉइंट P है। क्या किया आपने, PB का लेंथ 2 सेंटीमीटर्स और P1A का जो डिस्टेंस है वो है 6, कैलकुलेशन किया, यू विल गेट आंसर 0.33। अब 0.33 ऑब्वियसली जो आया है उसका आंसर जो है वो ये जो 1 है वो इससे छोटा है, 1 से छोटा है, इसीलिए ED का जो आंसर आया है इज लेसर देन 1। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक सबको समझा? बस इसी तरीके से और पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, पांचों पॉइंट को हमने आपको सिखाया, पांचों पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 10 एट पॉइंट P1 डिमांड कर्व इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, रिलेटिवली इनइलास्टिक कहेंगे, रिलेटिवली इनइलास्टिक, इस पॉइंट को, यह है रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब पॉइंट 3 एक्सप्लेन करें। पॉइंट 3 में हमने क्या लिया है, P2 लिया है। अब आपको देखना है P2 किधर है, क्लियर करते हैं। अब देखते हैं P2 आप देख पा रहे हैं, यस, हम इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। P2 में क्या होगा, P2 इज इक्वल टू, अब आपको लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट क्या करना है, ये इतना सेगमेंट अपर सेगमेंट है, इतना ये अपर सेगमेंट है, और ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा लोअर सेगमेंट है। फॉर्मूला आपको पता है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। PB का लेंथ कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली अब ये पूरा पोर्शन जो है वो 6 है, सॉरी, और ऊपर जो पार्ट है वो अपर लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट। तो आपने पता है कि जो लोअर सेगमेंट का लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर्स है और जो अपर सेगमेंट का लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर्स है, यानी P2 यानी इस पॉइंट से लेके ये B तक 6 है, और P2A, ये है P2 और ये है A, इसका डिस्टेंस कितना है, इतना है 2, ठीक है। बस आपने क्या करना है, फॉर्मूला पुट अप करना है, यू विल गेट 3। अब जो 3 आंसर आया है वो इलास्टिसिटी का आंसर आया, 3 आया, तो ऑब्वियसली 3 जो है 1 से बड़ा है, तो ED इज ग्रेटर देन 1। क्लियर, थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया सबको। चलिए फोर्थ पॉइंट बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलास्टिसिटी इज इनफिनाइट, यानी परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे इस पॉइंट को, जहां पे आपने लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है, आप इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट के बारे में। अब आप देखेंगे इसमें आपको क्या दिखेगा, लोअर सेगमेंट तो दिख रहा है लेकिन अपर सेगमेंट कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर थोड़ी कर्व जा रहा है, यहाँ पे थोड़ी कर्व जा रहा है, कर्व तो यहीं तक है ना। तो आप देख पा रहे हैं लोअर सेगमेंट ही है, अपर सेगमेंट कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये जो पॉइंट है वो इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक का पॉइंट है, परफेक्टली इलास्टिक का पॉइंट है। कैसे, आप अगर जब इसको फॉर्मूले पुट अप करेंगे तो आपने क्या किया, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, यही है। अब लोअर सेगमेंट में तो आपने 8 लिख दिया, लेकिन अपर सेगमेंट तो कुछ है ही नहीं, आपको पता ही नहीं, तो आपने क्या किया, इसको 0 कर दिया। तो ऑब्वियसली समथिंग अपॉन 0 यू विल गेट इनफिनाइट, 0 अपॉन समथिंग यू विल गेट 0, लेकिन समथिंग अपॉन 0 इज इनफिनाइट। क्लियर एवरीवन। इसी तरीके से पॉइंट बी पे भी आप आ जाएंगे। पॉइंट बी पे आप देख पाएंगे लास्ट जहाँ आपको दिख रहा है, जहाँ पे ED का आंसर 0 है, ये वाले पॉइंट के बारे में बात करें, ED का आंसर जहाँ पे 0 है, वहाँ पे क्या हो रहा है, एट पॉइंट बी द पॉइंट इलास्टिसिटी इज 0 परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। बस आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये था लीनियर डिमांड कर्व पे हमने सीखा ज्योमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मेथड का ही टाइप 2 सीखेंगे, जहाँ पे नॉन लीनियर हम कर्व के सारे इसको सीखेंगे, जहाँ पे हमारा डिमांड कर्व जो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, थोड़ा आड़ा तिरछा होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। क्लियर। हमने क्या किया, ज्योमेट्रिक मेथड में, पॉइंट मेथड में हमने हर मेथड को, हर पॉइंट को उस ग्राफ पे मेंशन कर दिया और हर पॉइंट को इंडिविजुअल एक्सप्लेन किया कि कहाँ है यूनिटरी, कहाँ है परफेक्ट इलास्टिक, कहाँ है परफेक्ट इलास्टिक, और इसको लोअर सेगमेंट और अपन अपर सेगमेंट करके कैलकुलेट किया। ED इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। आई होप ये पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।
थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।